क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर पूरी तरह बंद हो जाएगा? अमेरिका ईरान की जिद ने उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। उम्मीद थी कि 100 दिनों से समंदर में फंसे 11,000 नाविक अब अपने घर लौट सकेंगे। खाड़ी में फंसा तेल अब बाहर आएगा। 24 जून को रिकॉर्ड 70 जहाज यहां से सुरक्षित गुजरे भी थे, लेकिन महज 24 घंटे बाद एक जहाज पर हमला हो गया और अब आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। यह हमला किसने किया, क्यों किया और क्या दुनिया एक बार फिर संकट में फंसने वाली है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. 25 जून को इराक के कस्र बंदरगाह से सामान लादकर एवर लवली नाम का एक कार्गो शिप सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। ये जहाज ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन का था और इस पर सिंगापुर का झंडा लगा था। 100 दिन से ज्यादा वक्त से फंसा एवर लवली हॉर्मूज से निकलते हुए सबसे आगे चल रहा था और उसके पीछे 3 और जहाजों का एक छोटा सा बेड़ा था। ये सभी जहाज ओमान के तट से सटकर आगे बढ़ रहे थे। इस रास्ते को यूनाइटेड नेशंस की संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने सुरक्षित घोषित किया था, लेकिन उसी सुरक्षित रास्ते पर अचानक एक वन वे अटैक ड्रोन एवर लवली के पश्चिमी हिस्से की तरफ आया और जहाज के कंट्रोल रूम से जा टकराया। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UK MTO के मुताबिक यह हमला ओमान के दाहीत बंदरगाह से 7.5 नॉटिकल मील दूर हुआ। गनीमत ये रही कि जहाज पर सवार किसी भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई। हमले के बावजूद एवर लवली रुका नहीं और हॉर्मूज को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। अब आप सोचेंगे कि जब जहाज यूनाइटेड नेशंस के बताए रास्ते से जा रहा था और अमेरिका ईरान के बीच 60 दिन की डील भी हो चुकी थी, तो फिर जहाज पर हमला क्यों हुआ और किसने किया? ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन उसने इससे इनकार भी नहीं किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि इस जहाज पर हमला ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने ही किया है। एक पॉइंट यह भी है कि हमले से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने यह धमकी दी थी कि जो भी जहाज ईरान के बताए रास्ते से नहीं गुजरेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नक्शे पर समझिए। पेच ये है कि हॉर्मूज के बीचों बीच गुजरने वाले रास्ते पर समुद्री सुरंगें नेवल माइंस बिछी हुई हैं जो जहाजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में जहाजों के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो उत्तरी रास्ते से जाएं जो ईरान के तट से सटा है, या फिर दक्षिणी रास्ते से जाएं जो ओमान के करीब है। दोनों रास्ते आपको नक्शे पर दिख रहे हैं। अब ईरान का स्टैंड है कि हॉर्मूज उसका इलाका है, उस पर उसकी संप्रभुता है और यहां से गुजरने के नियम भी उसी के चलेंगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की नेवी ने 25 जून को धमकी दी थी कि जो भी जहाज यूनाइटेड नेशंस के IMO या ओमान के बताए गए रास्ते से गुजरेगा उसके लिए ये अस्वीकार्य और बेहद खतरनाक होगा, डेंजरस होगा। ईरान ने हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA नाम की एक संस्था बना रखी है। इस संस्था ने भी ऐलान किया था कि जो भी जहाज ईरान के तय किए गए रास्तों से नहीं जाएंगे उन्हें न तो कोई सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और न ही उन्हें बीमा कवरेज का हक होगा। ईरान चाहता है कि हर जहाज उससे इजाजत लेकर जाए। जहाजों को रेडियो पर ईरानी नेवी से तालमेल बिठाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन एवर लवली और उसके बेड़े में शामिल जहाजों ने नाविकों ने बताया कि उन्हें ईरानी नेवी की तरफ से रेडियो पर लौटने की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, सीधा हमला किया गया। इस हमले के बाद समंदर में अफरा तफरी मच गई। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म विंडवार्ड के मुताबिक 5 जहाजों ने तुरंत यू टर्न ले लिया। IRGC ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शिकवी बघारी कि दक्षिणी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे 3 टैंकर्स को उन्होंने वापस खदेड़ दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान की इस हरकत के पीछे उसका आर्थिक गणित है। ईरान चाहता है कि वह हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से एक तथाकथित मैरीटाइम सर्विस फीस यानी एक तरह का टोल टैक्स वसूले। पिछले 2 महीनों से ईरान और ओमान के बीच इस सिलसिले में बात भी चल रही है। 25 जून को भी ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच इसे लेकर बात हुई थी। अमेरिकी मीडिया को एक ईरानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईरान ओमान से इस बात पर खफा है कि उसने अमेरिका और IMO के साथ मिलकर अपना एक अलग कॉरिडोर कैसे बना लिया जब उनकी बात चल रही थी। ईरान किसी भी तीसरे पक्ष का दखल नहीं चाहता। वो चाहता है कि ओमान के साथ मिलकर दोनों देश टोल टैक्स वसूलें। यहाँ ओमान अजीब सी दुविधा में है। वो ईरान के साथ भी काम करना चाहता है, लेकिन उस पर अमेरिका का भारी दबाव है कि वो किसी भी तरह के टोल टैक्स का समर्थन न करे।
अमेरिका इस टोल टैक्स के सख्त खिलाफ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त कुवैत, यूएई और बहरीन के दौरे पर हैं। 25 जून को बहरीन की राजधानी मनामा में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के साथ हुई बैठक में रूबियो ने कहा कि हॉर्मूज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी भी देश को यहाँ टोल वसूलने का कोई हक नहीं है। अगर यहाँ टोल लगने दिया गया तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। बाकी देश भी ऐसा करना चाहेंगे। दुनिया का एक नियम है, इंटरनेशनल वाटरवेज किसी एक देश के नहीं होते, किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं चलता। अगर ये नियम ना हो तो दुनिया भर में अव्यवस्था फैल जाती। अगर कोई देश सिर्फ इसलिए पैसे वसूलने लगे कि वो रास्ता उसके इलाके के पास से गुजरता है तो फिर दूसरे देश भी यही करने लगेंगे। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में एक बीमारी की तरफ फैल जाएगा। रूबियो का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जीसीसी के देश, जिनमें कई अमेरिकी सैन्य बेस भी हैं, वे ईरान के साथ हुए शांति समझौते से पूरी तरह खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि डील में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई है जो उनके लिए सीधा खतरा है। ये उन्हें ईरान जंग में समझ आ चुका है। अमेरिका ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU में यह तय हुआ था कि 60 दिन के लिए अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से घेराव हटाएगा, कड़े प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान को अपना कच्चा तेल बेचने की छूट मिलेगी। बदले में ईरान को गारंटी देनी थी कि वो कमर्शियल जहाज़ों को बिना रोक टोक हॉर्मूज से गुजरने देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। हॉर्मूज में ट्रैफिक बढ़ने भी लगा था। 24 जून को रिकॉर्ड 70 जहाज इस रास्ते से गुजरे। युद्ध से पहले यहाँ से रोजाना 110 से 160 जहाज गुजरते थे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें भी गिरने लगी थीं और ब्रेंट क्रूड $72 प्रति बैरल तक आ गया था। लेकिन फिर 21 जून को लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इजराइल ने बमबारी की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की शर्त थी कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए, इजराइल को अपने हमले रोकने होंगे। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मूज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि 12 जून के बाद से ईरान ने किसी कमर्शियल जहाज पर हमला नहीं किया था। लेकिन अब एवर लवली पर हुए हमले ने तस्वीर बदल दी है। इस हमले से पहले कच्चा तेल $72 के करीब था। हमला होते ही ब्रेंट क्रूड में 2% का उछाल आया, $75 प्रति बैरल के पार चला गया। सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन नाविकों का जो घर जाने का इंतजार कर रहे थे। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस के IMO ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का ऐलान किया था। उन्होंने ईरान, ओमान, अमेरिका और मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ मिलकर 11,000 फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित निकालने का प्लान बनाया था। लेकिन एवर लवली पर हुए हमले के बाद IMO के चीफ आर्सेनियो डोमिंगुएज ने कह दिया कि जब तक सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं मिल जाती तब तक नाविकों को बाहर निकालने का काम सस्पेंड रहेगा। लबुलुआब यह है कि आशंकाएं अभी टली नहीं हैं। इसका असर दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों पर भी पड़ा है। अमेरिका कहता है कि रास्ता खुला है, ईरान कहता है रास्ता बंद है। इस कंफ्यूजन में कंपनियां अपने जहाज़ों और क्रू की जान दांव पर नहीं लगाना चाहती। जो गिने चुने जहाज़ निकल भी रहे हैं वो भी ज़्यादातर ईरानी झंडे वाले हैं। बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने अभी तक हॉर्मूज की तरफ रुख नहीं किया है। हालांकि ओमान से सटे दक्षिणी रास्ते जो हमने आपको दिखाया, उससे अमेरिकी नेवी की मदद से 500 से ज़्यादा जहाज़ और 25 करोड़ बैरल तेल निकाला गया है। इसकी वजह से गल्फ में तेल का रिजर्व 15 करोड़ बैरल से घटकर 10 करोड़ बैरल पर आ गया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर एक और हमला हुआ तो पूरा ट्रैफिक फिर से जीरो पर आ जाएगा। ईरान चाहता है कि दुनिया उसकी शर्तों पर हॉर्मूज से गुजरे और अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहता। और इन दोनों की जिद के चलते 11,000 नाविक फंसे हैं जिनकी सलामती का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है। इस तनाव के बीच इजराइल के बयान और उसके एक्शन आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में तब तक रहेगी जब तक उन्हें जरूरी लगेगा। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, दक्षिणी लेबनान में हमारा सुरक्षा घेरा बना रहेगा और जब तक जरूरत होगी हम इसे हटने नहीं देंगे। 25 जून को सेना के एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा कि सेना अब लेबनान में महज कंट्रोल करने की स्थिति से आगे बढ़कर कमांडिंग पोजीशन में आ गई है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने और रक्षा मंत्री ने सेना को पूरी छूट दी है कि वो इजराइल पर आने वाली किसी भी खतरे से अपने हिसाब से निपटें। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने तो ईरान को भी चेतावनी दी। काट्स ने कहा, अगर लेबनान में हमारे एक्शन की वजह से या किसी भी और वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो हम पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। इजराइल इस बार दोनों देशों की ताकत का असल फर्क दुनिया को समझा देगा। जमीन पर भी तनाव बना हुआ है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के मैफादोन कस्बे में इजराइल ने हमला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नबातिये अल फौका नाम के कस्बे में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। कुल जमा अमेरिका ईरान का सीज फायर भी मिडिल ईस्ट के बाकी सीज फायर्स की तरह ही चल रहा है।
एक महीन सी डोर है जो कभी भी टूट सकती है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, अमेरिका में ट्रंप सरकार 500 से ज्यादा माइग्रेटेड बच्चों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी में है। एपी के मुताबिक ये बच्चे बिना माता पिता के अमेरिका पहुंचे थे और फिलहाल अमेरिकी सरकार की देखरेख में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे लंबे समय से वहां फेडरल गवर्नमेंट के केयर सेंटर्स और फॉस्टर होम में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्हें वापस उनके देशों में भेजा जा सकता है। इस मामले को लेकर अमेरिकी सेनेटर रॉन बाइडन ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों को जल्दबाजी में देश से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है और इससे उनकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। बाइडन का दावा है कि कई बच्चों के मामले अभी लीगली प्रोसेस भी नहीं हुए हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। वहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक सरकार ने 500 से ज्यादा बच्चों को देश से बाहर भेजने की कोई योजना अभी तक नहीं बनाई है। उनकी पहली कोशिश बच्चों को सेफ और रिलायबल लोगों के साथ रखना है और हर फैसला कानून के अंदर रहकर ही लिया जाएगा, ऐसा ट्रंप सरकार का दावा है। दूसरी सुर्खी, 25 जून को साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 तेज भूकंपों ने बड़ी तबाही मचाई। अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस त्रासदी में कई इमारतें गिर गई हैं और मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव की टीमें लगातार लोगों को निकालने में जुटी हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या अभी भी पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है। इस भूकंप की इंटेंसिटी 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई थी। दोनों ही झटके लगभग 39 सेकंड के अंतर पर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान ला ग्वाइरा और राजधानी काराकस के आसपास के इलाकों में हुआ है, जिसमें कई मकान, सड़कें और दूसरी इमारतें बुरी तरह से नुकसान उन्हें हुआ है। जिन इलाकों में तबाही आई वहां इमरजेंसी लगा दी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी कई दिनों तक चल सकता है, क्योंकि कई इलाकों में मलबा हटाने का काम जारी है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।